बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप की अगर बात करें, जिसको प्रेशर ग्रुप का नाम दिया गया जब ये ग्रुप बना, और जिसमें मजमूई तौर पर 30 अरकान शामिल हैं। आने वाले दिनों में इनका इजलास होने जा रहा है। कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि जब से नज़ीर चौहान साहब ने जो है वो माफ़ी एक तो मांगी और साथ ही ख़ुद को अलग कर दिया तरीन ग्रुप से, तो उसके बाद अब उनका इजलास जो होगा उसमें एक बहुत ही अहम तजवीज़ इस ग्रुप के अरकान की तरफ से आई है, उस पर गौर किया जा रहा है। और वो होगा कि क्या इज्तमाई तौर पर ये पूरा ग्रुप जो है, यानी 30 अरकान पंजाब में भी और वफाक में भी, वो इस्तीफ़े दे दें। अब इसका भी पता चलेगा कि क्या हुकूमत के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन कल की जो बड़ी अहम खबर थी परसों की, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हुकूमती अरकान की तरफ से भी और PMLN के लोगों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उसके जवाब में मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जो है वो जारी है। एक तो हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब जल्द वापस आएंगे और मुल्क आते ही उनका ठिकाना जो है वो जेल होगी। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ तो उनको वीज़ा नहीं मिला, उनके वीज़े की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हुई, उसमें तौसीह नहीं की गई, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, लेकिन वो अपील में ऑलरेडी जा चुके हैं। और एक ट्राइब्यूनल के बाद उसके बाद उनके पास अदालतों का भी इख्तियार है, वहाँ पे भी अपील की जा सकती है। सो ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, जो लीगल माहिरीन बताते हैं वो ये कि ये साल 2 साल से कम का अरसा तो इसमें लगेगा नहीं। तो फिर किस अंदाज में हुकूमत को इस वक्त ये यकीन है कि आने वाले दिनों में जब भी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो जेल ही जाना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ और सियासी मामलात भी हैं, जिस तरीके से PMLN के लिए कहा जा रहा है कि जी जो उनके 2 नैरेटिव्स की वजह से कन्फ्यूजन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, मुज़ाहमत और मुफाहमत को, वो तमाम मामलात किस जानिब जाएंगे। फिर हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेकर और आज दोबारा से EVM के बारे में बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं कि आने वाले जो इलेक्शन हैं उन पे वो इल्ज़ामात ना लगें जो पाकिस्तान के हर इंतखाबात पर लगे हैं। हर इलेक्शन में हमारी ये हिस्ट्री रही है। तो उसके लिए क्या कोई ऐसा ज़ाब्ता कार तख्लीक दिया जा सकता है कि जिस पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक हो। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में फ़ारूक हबीब साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात, और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप आइनी और कानूनी माहिर भी हैं और सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। बहुत शुक्रिया। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप ही से पहले तो आगाज़ करना चाहूँगी। अब ये नवाज शरीफ साहब वाली ख़बर को लेकर पहले तो ज़रा इसको तफसील में समझा दीजिए, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि कुछ अखबारों की कुछ स्टोरीज़ हैं कि नहीं, उनका जो पासपोर्ट था उसमें जो वीज़ा लगा था वो 10 साल का था, 6 साल की मुद्दत अभी बाकी थी। फिर रिजेक्शन के हवाले से भी मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हैं। तो किन ग्राउंड्स पर, किस बुनियाद पर उनका ये जो वीज़ा में तौसीह की दरख्वास्त है वो मुस्तरद हुई है? जी सादिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मियाँ साहब का केस जो है वो आपने जैसे खुद ही बता दिया, उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ, उनका वैलिड वीज़ा मौजूद है, वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। लेकिन उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने उसको हर 6 माह के बाद जो होल्डर ऑफ वीज़ा है और जो विजिटर है UK में, उसने 6 माह के बाद एक दफ़ा एग्ज़िट करना होता है, चाहे वो 10 दिन का हो। यानी कि आपने एक गो में आप 6 माह से ज़ायद उस मुल्क में नहीं रहते। पहले भी उनकी एक्सटेंशंस होती रही हैं और ये एक रूटीन मामला है। उनका केस मुख्तलिफ है क्योंकि उनके जो वहाँ पे अराइवल है वो हेल्थ ग्राउंड्स पे है, और उसके साथ साथ अदालती हुक्म जो कि आज भी फील्ड में है, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, जिसके तहत उन्होंने फ्लाई किया, जिस हुक्म के ताबे हुकूमत पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत ने उनका नाम ECL से हटाया और उन्हें सफ़र की इजाज़त दी। वो ऑर्डर आज भी फील्ड में है, वो ऑर्डर आज तक रिकॉल नहीं हुआ। एक ऑर्डर जो पंजाब हुकूमत ने उनको ज़मानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के ताबे, वो ऑर्डर रिकॉल यानी वो एक्सपायर कर गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वो वारंट्स का मामला आया। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजरल चीज हुई है। जो एक और चीज ये आपने कहा कि उनका वीजा जो है वो अभी वैलिड था, पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो गया था, लेकिन एक और चीज जो मौजूद था, 6 साल की उसकी मुद्दत अभी बाकी थी। जी, उसके बाकी थी नहीं, बाकी है, वो तो जाहिर है वो फील्ड में है अभी तक।
जो उनके होम ऑफिस का केस है, जो उन्होंने डिसीजन दिया और उसके अंदर उन्होंने खुद लिखा कि जो एप्लीकेंट है शैल हैव अ राइट टू अप्रोच द इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल, और उसकी मल्टीपल ग्राउंड्स होती हैं, जो कि उनकी एक हेल्थ ग्राउंड मौजूद है उसके लिए, फिर जो पॉलिटिकल रीजंस है पासपोर्ट एक्सपायर होने की वजह से ये दरखास्त मुस्तरद हुई? नहीं, ये 6 माह से जो उनका एक गो में 6 माह से जायद अरसे का कयाम है, उसकी वजह से एक्सटेंशन के लिए जो एप्लीकेशन गई वो हुई, और वो एक टेक्निकल उसकी रिजेक्शन है जो कि ट्रिब्यूनल में दुरुस्त हो जाएगी। ट्रिब्यूनल के बाद जैसे कि आपको वहाँ के इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स कल भी टीवी पे बैठे रहे, मेरे अपने दोस्त हैं, हम खुद वहाँ पे पढ़ते रहे हैं, और ये रूटीन में चीजें होती हैं उनके इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल्स के बाद, फिर रेगुलर कोर्ट्स में उसको चैलेंज किया जा सकता है, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो वो अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि उन्हें अच्छा, अब एक और चीज, अब एक तो आपने कहा कि बड़ा अहम पासपोर्ट एक्सपायर होने की वजह से भी उनकी ये दरखास्त जो है वो मुस्तरद नहीं हुई, ना तो उनका वीजे की मुद्दत खत्म होने की वजह से आप कहते हैं दरखास्त मुस्तरद हुई, उसमें जो टेक्निकल चीज थी, जो रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपका 10 साल का वीजा है तो उसमें कुछ मुद्दत के बाद आपको 6 महीने का एग्जिट जो है वो शो करना होता है, और उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन एक और चीज जो हम जिस पे मुसलसल बात कर रहे हैं, जी फरमाइए। मैं ये कर रहा हूँ कि वो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उनका वीजा जो है वो भी इंटैक्ट है, और वो जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम है उसकी फिर मल्टीपल रीजंस होती हैं, वो अगर ट्रिब्यूनल उससे सेटिस्फाई हुआ तो वो उसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक चीज कही जा रही है कि मेडिकल ग्राउंड पे अगर आप ये वाकई मुस्तनद और ऐसे मेडिकल रिपोर्ट्स वो अपने दिखाते कि वो बीमार हैं तो शायद ये रिजेक्शन नहीं होती, तो ये हुकूमती मौक़िफ़ है कि जी इसका मतलब है कि वो अपने आप को बीमार शो ही नहीं कर सके। देखिए सादिया, 2-3 चीजें हैं ना उसमें मटेरियल है। आप ऑर्डिनरली लोग विजिट वीजा पे जाते हैं और फिर वहां पे आप कम से कम इलाज की हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं और आप तालीम हासिल करना, मैं अब यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो शुरू कर दें तो उनको कन्वर्ट कराना पड़ता है उसको स्टूडेंट वीज़ा में। इसी तरह अगर आपकी सलाह बनती है वहाँ जाके कारोबार करने की तो आपको उसे कन्वर्ट कराना पड़ता है बिजनेस वीज़ा में। इलाज की सूरत हाल भी ये है कि अगर आपने बियॉन्ड 6 मंथ्स जाना है, उनको पहले ये बात ज़हन में रखिए कि उनको पहले जो एक्सटेंशन इसमें मिल चुकी है, बिकॉज ही इज देयर सिंस अक्टूबर 2019। नवंबर से भी अगर आप शुरू करें तो 2020 में उनके 1 साल पूरा हुआ और ये 6 माह उनको 2 एक्सटेंशन मिली हुई है। इसी वजह से उनका केस अच्छा है। उसमें कोविड की वजह से उनकी जो 2 बेसिक सर्जरीज हैं वो एक्सटेंड होती रही हैं, यानी कि वो नहीं हो सकी। जो उनकी एक माइक्रो सर्जरी होनी है उसके हवाले से जो उनकी ये कैरोटिड आर्टरीज हैं उनकी नैरोइंग की वजह से वो अभी वो सर्जरी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। गॉट योर पॉइंट। ठीक है, उनका वीजा भी इंटैक्ट है फरूक हबीब साहब, उनका पासपोर्ट एक्सपायर होना भी वजह नहीं बना है। वो कहते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट है 6 महीने के एग्जिट की जो होती है। तो आप लोग किस चीज पे खुश हैं? आपको कैसे लग रहा है कि साबिक वजीर आजम जो है वो कल ही वापस आ जाएंगे मुल्क में और आप उनको जो है वो जेल में डाल देंगे जैसे इमरान खान साहब को एहसास हुआ अपनी गलती का? बात ये, तारड़ साहब एक कानूनदान भी हैं और जाहिर बात है चले PMLN की तरफ से उन्हें सेनेटर भी बनवाया गया है, लेकिन बहसीयत एक कानूनदान जो है जाहिर बात है जो अदालती फैसले हैं उन फैसलों के ऊपर भी मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर मामला क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर इनको कोर्ट्स ने बेल दी इलाज की गर्ज के लिए 8 हफ्तों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जब हमने उसके ऊपर शर्त रखी जब ECL से नाम निकालने के वक्त कि आप सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं, ये लाहौर हाई कोर्ट चले जाते हैं, उसको चैलेंज कर देते हैं उस ऑर्डर पे। शहबाज शरीफ की गारंटी आ जाती है मियाँ साहब इलाज करवा के जो है वो वापस आ जाएंगे विद इन द 4 वीक्स। खैर वो 4 वीक्स तो गुजर के अब 2 साल होने को है, मियाँ साहब वापस नहीं आए। बुनियादी तौर के ऊपर अदालत ने इनकी ही दायर की गई अपीलें ख़त्म की और उनकी सज़ाएँ बहाल कर दी। अब मियाँ साहब जो हैं वो सियासत उनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान में कर रही है। मियाँ साहब को अदालतों से करप्शन पे सज़ा हुई है, वो वहाँ पर वापस नहीं आ रहे। अब क्या हो रहा है, इससे बड़ी और शर्मिंदगी क्या होगी? ये टेक्निकल ग्राउंड नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है वहाँ की। अगर आप 6 माह से जायद वहाँ पर एक वीज़ा के ऊपर, विजिट वीज़ा के ऊपर आप गुजार रहे हैं, इनके पास विजिट वीज़ा है, वो लॉ ऑफ लैंड है कि आप 6 माह से ज़्यादा विजिट वीज़ा के ऊपर नहीं रह सकते। अच्छा। तो कोविड के दौरान वहाँ पर जो भी मामला थे उन्होंने नहीं पूछा, ये दरख्वास्त खुद देने गए हैं। इन्होंने खुद दरख्वास्त दी कि हमारा यहाँ पर जो स्टे है
उसके अंदर एक्सटेंशन की जाए, जो उनके होम डिपार्टमेंट ने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड 6 महीने आप कहते हैं कि नहीं बाहर जाना चाहते कर दी है। इससे बड़ी शर्मिंदगी लेकिन क्या अगर हो वो चाहें, सकती आप है? ये भी तो देखें ना कि 3 बार के वो साबिक वजीर आजम हैं, उनके इतने रिसोर्सेज हैं, ताल्लुकात हैं, तो वो कहीं भी जा सकते हैं 6 महीने के लिए। कौन सी बड़ी बात है उनके लिए? नहीं, बुनियादी किसी भी मुल्क जा सकते हैं। हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ये है कि ये शख्स जो बाहर बैठे हैं, ये पाकिस्तान के कानून से भागे हुए हैं, भगौड़े बन के, इश्तिहारी बन के वहां पर मौजूद हैं। यहाँ की अदालतें तो उन्हें बुला रही हैं कि आप यहाँ वापस आए। वह यहाँ वापस आकर जो आपने इलाज करवाना था वो इलाज आपका नहीं हुआ, और अगर आपका इलाज का आपके डेली प्लेटलेट्स काउंट्स आते थे, डेली आपकी तबीयत के बारे में अपडेट्स दी जाती थी जब आप बाहर जाना थे, अब वहाँ पर आप पोलो मैच देख रहे हैं, वहाँ पर आप हाइड पार्क में वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठे मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के कानून की, पाकिस्तान के आइन का, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसको मानते नहीं हैं। ये वो सवालात हैं जो इनसे पाकिस्तान की कौम भी पूछती है। आपकी हुकूमत इस हद तक तो कह सकती है कि देखिए जी ये बाहर भागे में हैं, आप उनको क्या कहते हैं, इश्तिहारी कहते हैं, भगौड़ा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, अदालतें कहती हैं, लेकिन आप उनको मजबूर नहीं कर सकते आने के लिए। अब आप सिर्फ बयानात ही दे सकते हैं, आप उनको खुद तो ला नहीं सकते ना। अब उनकी मर्जी है, वो प्रोसेस भी उनका चलेगा, साल 2 साल 3 साल। देखें ये मर्जी की बात, ये बड़ा आसान काम, हम कैसे कह सकते हैं, कैसे आएंगे हम कैसे, उनका तो वो जो अपीलों का प्रोसीजर है उसमें 2 साल लग जाएंगे। देखें ये बड़ा आसान काम है। दुनिया के अंदर मुझे बताएं कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सजाएं मिली हो और करप्शन की बुनियाद के ऊपर मिली हो, और उनको मीडिया के ऊपर बैठकर ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, उनको जो है वो हम कहें, उनके लिए राहें निकालें कि भाई वो अपनी मर्जी करेंगे, वैसे करेंगे वैसे करेंगे। ये काम नहीं है। मामला क्या है? मामला ये है कि उनके पास अब कोई रास्ता बाकी नहीं है, उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप कहेंगे नहीं हम यहां से नहीं, हमें कोई आसरा दे रहा, अपीलों में जा रहे हैं ना, वो तो कानूनी तौर पे जा सकते हैं, अपीलों के फैसले भी आ जाएंगे ना, लेकिन ये बुनियादी 2 साल बाद, लेकिन ये कोई जवाज नहीं है इनकी पार्टी के पास भी, ये कोई जवाब नहीं है। अच्छा जी कि उधर नहीं है तो हम किसी और मुल्क चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिसका दिल करे चोरी करे, करप्शन करे, सजा हो, आप बीमारी की दरखास्त डालें, मुल्क से बाहर जाके इलाज करवाने चले जाएं। जो हजारों लोग यहाँ की जेलों में पड़े हैं, क्या उनको ये सहूलत मिली है? ये खुसूसी सहूलत तो आपके लिए मिली है, जैसे भी आपको मिल गई। अब आप खुसूसी सहूलत का इतना नाजायज फायदा ना उठाएं। एक शॉर्ट हमारे पास मौजूद है, उनकी जो राय नवाज शरीफ साहब के बारे में है, जो जिसमें उन्होंने कहा कि वो कायद भी नहीं है। क्या है वो, जरा सुनाइएगा। कि लीडर अब एक छोटा लफ्ज है, कायद भी छोटा लफ्ज है, नवाज शरीफ को हम अपना इमाम समझते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये तो मरियम साहिबा के अल्फाज हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में, पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म के बारे में, कि वो लीडर भी उनके लिए बड़ा छोटा लफ्ज़ है, कायद भी उनके लिए बड़ा छोटा लफ्ज़ है, उनको हम अपना इमाम समझते हैं। तो टेक्निकल चीज़ें, कानूनी चीज़ें वो अपनी जगह पर, उनका हक है एक के बाद दूसरे फोरम पर, दूसरे के बाद तीसरे फोरम पर जाकर वो अपीलें कर सकते हैं, लेकिन जिसको इमाम समझती है आपकी जमात, उनको तो फिर पाकिस्तान वापस आकर तमाम रिस्क से बावजूद यहाँ सियासत करनी चाहिए अवाम के दरमियान। देखिए सादिया, ये तो हर एक वर्कर की अपने लीडर के बारे में राय है और एक बेटी की अपने बाप के बारे में राय है, और बजा तौर पे वो हक बजानब है कि जो उनकी फीलिंग्स है वो लोगों के साथ शेयर करें, और वो हमेशा दिलेरी के साथ बात करती हैं। रही बात मियाँ साहब के, फारूक हबीब छोटे भाई हैं, लीडर बहुत बड़े हैं, ये तो सारी बातें उन्होंने दुरुस्त की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज भी, क्योंकि मैं उस केस में 7 रोज मतवातर पेश होता रहा हूँ, जो लाहौर हाई कोर्ट के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या पंजाब गवर्नमेंट के हुक्म के ताबे बाहर नहीं गया है। वो लाहौर हाई कोर्ट जिसका ये जिक्र करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी कि वो 8 हफ्ते में, उस ऑर्डर को पढ़े प्लीज। उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये 8 हफ्ते के लिए हम प्राइमा फिशाए इनको पहली दफा 8 हफ्ते का कह रहे हैं, लेकिन इन केस इफ हिज ट्रीटमेंट इज नॉट कंक्लूडेड एंड ही रिमेन्स अंडर ट्रीटमेंट एंड ही इज अनएबल टू ट्रेवल बैक, एक पीरियोडिकल रिपोर्ट्स वो जमा करवाएंगे, और इसी वजह से वो रिपोर्ट्स आज तक जमा कराई जा रही हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि वो ऑर्डर अभी तक फील्ड में है, वो ऑर्डर रिकॉल नहीं हुआ। लिहाजा ये जो बातें हैं ना जी कि वो गए इतना कह के थे और फिर वो आए नहीं है, ये नहीं हुआ, वो रिपोर्ट्स आप कहते हैं जमा कराई जा रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। और लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर आज भी फील्ड में है, वो मैटर पेंडिंग है। उसके साथ कुछ और मैटर्स भी उनके थे जो उन्होंने सारे इकट्ठे कर दिए और वो वहीं पे पेंडिंग है।
अब रही बात कि उनकी वापसी की, देखिए मैं बतौर वकील बात कर रहा हूँ। अब एक लम्हे के लिए मुस्लिम लीग नून की बात या पीटीआई की बात हम छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, और जिस तरह से वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी होती है, और मियां नवाज शरीफ की कन्विक्शंस के बारे में जो दो बड़े बयानात आए, एक जज अरशद मलिक का माना कि जी वो खुफिया वीडियो थी। देखिए परसेप्शन इस तरह बनती है, किसको शक है कि अकाउंटेबिलिटी एक तरफा हुई? क्या मानव जब्बा केस अगले रोज क्लोज नहीं हुआ? क्या जहांगीर तरीन साहब का मामला क्लोज नहीं कर दिया गया, जिसमें ये कहते थे कि अरबों रुपए की टीटीज है और हमने इंसाफ करना है, हम नहीं किसी को छूट नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे? क्या रहीम यार खान के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वफाकी वुज़रा हैं, एक सूबाई वज़ीर खजाना है, दूसरे वफाकी वज़ीर है, क्या उन दोनों भाइयों के बताइए, ये जो आप कह रहे हैं, ये आपको लगता है कि ये वाली चीज भी अंडर कंसिडरेशन रही होगी, या अब जो आप अपील में जाएंगे तो इसको भी कंसिडर किया जाएगा कि भाई वो साबिक वजीर आजम हैं और वहां पर वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला कार्ड है ये फायदेमंद होगा वहां पर? क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं कि मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पे, मेडिकल ग्राउंड उनकी है ही है, लेकिन ये चीजें भी मैंने इसलिए कहा कि मैं तो बतौर वकील बात करूंगा कि मेरा बतौर वकील जो परसेप्शन है वो ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अदालती फैसले भी ऐसे आए हैं जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं और रहेंगे। इसी तरह ये कौन से मुल्क है, आप दुनिया की तारीख उठा के देख ले जहाँ पे 3 वज़राए आज़म के साथ ये सलूक हुआ है। एक फौजी आमर के खिलाफ सिर्फ एक जजमेंट आई है, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की, स्पेशल कोर्ट ने केस सुन के सजा सुना दी, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको एक और फैसला देकर सस्पेंड कर दिया। ये अनोखे काम हुए यहाँ पे। अब देखिए एक उसी हाई कोर्ट का जहाँ पे मियां नवाज शरीफ के केसेस पेंडिंग थे और पेंडिंग हैं, वहां के एक मोतबर सीनियर जज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश होके कि नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से मुझसे फरमाइश थी और मैंने जब इनकार किया, और फिर दूसरे कुछ और मामलात पे फरमाइशें थी, जब इनकार किया तो चलिए वो यहाँ पे हुआ, मैं चले मानती हूँ यहाँ पे बयानात आए, यहाँ पर वो जजेस के वो बयानात हों, वकला के हों या जिस मर्जी के भी हों, यहाँ पर वो चीज़ हुई, वो आप जो बात कर रहे हैं वो बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन अगेन वही बात है, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर ज़रा इस पर तफसील से बात करेंगे कि इस चीज़ का कितना एडवांटेज जो है वो वहाँ की अदालतों में या वहाँ के इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल्स में नवाज शरीफ साहब को मिल सकता है। बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फ़ारूक हबीब साहब, जो तारड़ साहब बात करें, बल्कि पूरी PMLN ऑब्वियसली आपको बार बार ही बताती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जजेस के बयानात भी हैं, फिर आप लोग खुद से जो स्टेटमेंट्स देते हैं हुकूमत में होते हुए, आपको नहीं लगता कि इन तमाम स्टेटमेंट्स को, इन तमाम बयानात को वहाँ पर उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए बात यह है कि मैं इस बात से हैरान होता हूँ कि जो फ़ैसले इनको सूट करते हैं उन फ़ैसलों को ये कबूल कर लेते हैं, जो फैसले इनके खिलाफ आए हैं उन फैसलों के ऊपर ये सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, क्या इन्हीं अदालतों से शहबाज शरीफ को बेल्स नहीं मिली? क्या इन्हीं अदालतों से जो है वो नवाज शरीफ को इलाज करवाने के लिए जाके बेल नहीं मिली? मुझे ये बताएं कि अदालती निज़ाम जो है वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट है अदालती निज़ाम, आप उसी अदालती निज़ाम से भाग कर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप उनके हुक्मनामों के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप जब बात करते हैं, आप कहते हैं एहतसाब का सिस्टम टेंटेड है, फिर मुझे वो एहतसाबुर रहमान का ज़माना याद आ जाता है, फिर मुझे वो PMLN पीपल्स पार्टी का मुकमुका याद आ जाता है, फिर मुझे वो हुदैबिया पेपर का जो केस है वो याद आ जाता है, जिसकी एक दिन भी मेरिट के ऊपर हेयरिंग नहीं हुई थी, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो केस बंद हो जाता है, और ओपन एंड शट टाइप के जो वो केसेस थे। अब मसला ये है कि इस मुल्क के लोगों का पैसा चोरी हुआ है, वो पैसा बाहर गया है। ये जो एवन फील्ड के महलात हैं, इस पूरी कौम ने देखा, ट्रायल हुआ, आपको बेशुमार मौका मिला, सवाए कतरी खत के। को कतरी खत मेरी इजाद तो नहीं थी ना,
आपने माना ये आपके फ्लैट्स हैं, आपने कतली ठीक खत है। दिया, उसको अदालतों ने नहीं लेकिन- कबूल किया। ठीक है, लेकिन अगर वो आपकी देखें- जाली ट्रस्ट डीड को कबूल नहीं किया, मान लिया, आपकी फिर आप सारी कैसे बातें कह मान देते ली, हैं लेकिन निजाम मुझे बताएं टेंटेड कि अगर वो मेडिकल ग्राउंड से हट के पॉलिटिकल असाइलम के लिए जाते हैं कि जिस सियासी तौर पर उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो फिर तो ये फायदा उठा सकते हैं ना ट्राइब्यूनल में, वहां की अदालतों के अंदर। देखें, बात यह है कि इनसे किसी किस्म की भी कोई भी बैद नहीं है। ये कोई भी इकदाम जो है वो उठा सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल असाइलम वाला हो, चाहे जो भी हो। देखें, मामला क्या है? मामला ये है कि आपको एक मौका मिला, आपने बाहर इलाज के लिए जाने के लिए आपने दरख्वास्त दी, ECL के ऊपर नाम आपकी दरख्वास्त के ऊपर निकाला गया, शहबाज शरीफ आपके भाई ने दरख्वास्त दी थी। बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है, अगर आपका इलाज अभी तक जो है वो नहीं हुआ और अभी तक ये कहते हैं जो रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं उन अच्छा। रिपोर्ट्स को जो हाँ, पंजाब उन्होंने कहा है सुन कि वो तो करवा लें, रहे उन हैं रिपोर्ट्स regularly। की बुनियाद के ऊपर पंजाब हुकूमत को ये मुतमिन नहीं कर सके। उन्होंने वो रिपोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जमा करवाई, अच्छा। जिस वजह से उन्होंने कहा कि इनको बेल, इनकी एक्सटेंड जो है वो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। वो पंजाब हुकूमत उन को रिपोर्ट्स पे मुतमिन नहीं कर पंजाब सके। हुकूमत को ही कहा गया था कि आपने ये डिसीजन करना है। जो उनकी कमेटी थी वो उसको मुतमिन नहीं कर सके, और जो रिपोर्ट्स की ये बातें कर रहे हैं उन रिपोर्ट्स के पल्ले कुछ भी नहीं है। ओके, उन रिपोर्ट्स अच्छा में चलें, एक तारिक साहब एक तो इंजेक्शन इसका जरा भी नहीं जवाब दे लगवाया दें, गया। रिपोर्ट्स पे मुतमईन वो नहीं कर सके। और दूसरा सवाल यही जो मैं अभी फरूख हबीब साहब से भी पूछने की कोशिश कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब को क्या उनका केस ज्यादा मजबूत हो जाएगा वहां पर अगर वो एक नए सिरे से पॉलिटिकल असाइलम के लिए या सियासी नौयत की एक दरख्वास्त देते हैं कि जी वहाँ मुल्क में जो चीज़ें आप बता रहे थे कि उनके साथ ये एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम का निशाना उनको बनाया जा रहा है, मेडिकल ग्राउंड से हट के अगर सियासी नौयत को बुनियाद बनाते हैं तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा उनका केस वहाँ? जी सादिया, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि he has not and he will not apply for political asylum so far, जो मुझे इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात ये है कि उनका ये हक है वहाँ पे, जो उनका डोमेस्टिक लॉ है उसके तहत भी, जो उनके इमिग्रेशन लॉज हैं उनके तहत भी, कि वो जो उनको अवेलेबल ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनका वैलिड वीज़ा अभी मौजूद है और ये एक टेक्निकल हिच है कि उन्होंने 6 महीने मुल्क से बाहर नहीं गुजारे, जिसकी 6 महीने के बाद एक दफ़ा एग्जिट करके दोबारा एंटर नहीं हुए। दूसरी बात रही, मेरे भाई हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फारूक भाई, लाहौर हाई कोर्ट ने इनको इजाजत दी। अच्छा, और पासपोर्ट का भी बता दें, पासपोर्ट का क्या किरदार है, क्योंकि वो भी एक्सपायर्ड है। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट अगर आपका एक्सपायर्ड हो तो फिर क्या ऑप्शन है? नहीं, उसके लिए देखें, आपका जो जिस वक्त वो आए थे यूके में, उनका एंट्री जो है वो वैलिड थी, उसके बाद उसकी वो रेलेवेंस नहीं रहती जो कि एंट्री के टाइम पे होती है। वो एक ग्राउंड है उनके पास, मियां साहब के पास, करने के लिए तो है कि पॉलिटिकली उनको विक्टिमाइज किया गया है और उनका पासपोर्ट कैंसिल किया गया यूनिलैटरल ऑर्डर्स के साथ, और दैट वुड बी वेइंग इन हिज फेवर। वो उनके हक में ये बात जाएगी जो उनके पासपोर्ट की कैंसिलेशन है। अब आगे चलते हैं कि जो ये बात कर रहे थे ना, साहब कैंसिल नहीं किया गया, उसकी मियाद खत्म हुई। जी सर, नहीं, एक तो आपकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मूव आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, मैं खुद देखता हूं उसे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ब्लॉक किया उनका पासपोर्ट, उनका CNIC जो है नादरा को लिख के भेजा, और फिर उस बुनियाद के ऊपर जो उनका वैलिड पासपोर्ट था उस पर उस पर वो एक्शन किया गया। मैं दूसरी बात एक अर्ज कर दूं, दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कभी भी उन्हें ना मेडिकल ग्राउंड पे जाने की इजाजत दी, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाद में कोई मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी पेश हुई। ये पंजाब गवर्नमेंट ने डिसीजन किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफर कर दिया कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल दी है। और किन की रिपोर्ट्स पे बेल दी? हुकूमत पंजाब के डॉक्टर्स, और फिर वफाकी हुकूमत ने हुकूमत पंजाब से कहा कि नहीं, यहाँ पे तसल्ली नहीं होती, आप आगा खान के एक एक्सपर्ट को बुलाएं, जिसकी वजह से वहां से एक, आपको याद होगा, डॉक्टर तशरीफ लाए जो कि हेमाटोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने उस बोर्ड में अपनी इनपुट दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा खुद उसको मॉनिटर करती रही, वो और डॉक्टर ताहिर शमसी, गालिबन ताहिर शमसी साहब, जी मैं नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं था आ रहा, बहुत शुक्रिया। तो या तो फिर हम वो डॉक्टर्स हैं जिनको चॉइस पंजाब हुकूमत ने किया, ये मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर्स की टीम नहीं थी, पंजाब हुकूमत ने वो बोर्ड और लाहौर हाई कोर्ट ने उसको अप्रूव किया। ठीक है, मुझे याद है कि उसके वो तो अब पता नहीं क्या हुआ ना, वो तो वजीर आजम साहब कहते हैं कि भाई मुझे उनको रहम आ गया वो रिपोर्ट्स देख के, फिर खुद ही इन्होंने बाहर भी भिजवा दिया। वो तो आपकी बात दुरुस्त है, कुछ नहीं भिजवाया तो हुकूमत नहीं है।
या तो फिर ये अपने वजीर सेहत जो है आजकल फैसल सुल्तान साहब, या तो उनकी डिग्रियां चेक करवाएं। फैसल सुल्तान साहब खुद कंफर्म करते रहे, वो बड़े सियाने डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ये सूरत है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो बात करते हैं ना कि मियां नवाज शरीफ हाइड पार्क में क्यों जाते हैं, मियां नवाज शरीफ अपने बच्चों का मैच देखने क्यों चले गए, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ जब सर्विसेज में भी दाखिल थे तो वो पांव पे चल के अपने डेंटल मुआयने के लिए गए थे, क्योंकि उनके मसूड़ों का खून नहीं था बंद हो रहा, खून पतला होने की वजह से। वो जब जहाज पे सवार हुए तो कोई लोग उन्हें कंधों पे उठा के नहीं थे सवार कर रहे, वो अपने पांव पे चल के यहाँ से गए हैं। और मैं खुद उनसे उन दिनों में 2 दफा मिला हूँ अदालती हुक्म के ताबे। देखिए बीमारियां, कई कैंसर पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी 3rd स्टेज होती है और वो आपके सामने घूम फिर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। मेरे ख्याल में मरियम का बयान आप सुनाए जो कहाँ पे ये लिखा हुआ जान है? की जमानत में हाँ। इनके कितने बयानी हैं? ठीक है, अच्छा कहाँ पे चलें, एक तो ये लिखा इन्होंने हुआ है? याद करवा दिया कि जी मरियम साहिबा का बयान वो था कि जान की अगर जमानत उनके ये हुकूमत देती है तो फिर वो अगली ही फ्लाइट पर वापस मुल्क आ जाएंगे। और ये मैंने सवाल जो बार बार इनसे भी मैंने पूछा, आपसे भी पूछा, पॉलिटिकल असाइलम वाला, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि लगता ऐसे है आपके कुछ ऐसे लोग हैं जिनके स्टेटमेंट्स आए हैं कि जिन्होंने सेहत की बात नहीं की है, मेडिकल ग्राउंड को सामने नहीं रखा है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी मियां साहब की जान को खतरा है इसलिए वो वापस नहीं आते हैं। तो फरूख हबीब साहब ये चीज जहन में रखिएगा। आप लोग तो खैर उनको लाने के लिए कुछ कर नहीं सके, ये तो अगर हो गया उनको सेहत की वजह से। आप इफ यू लुक बैक इनटू हिस्ट्री, जब मियां साहब अपनी जो एलिंग वाइफ थी जिनके बारे में भी ये कहा गया कि उन्हें कुछ भी नहीं है, वो बस एक ड्रामा है कि उन्हें लिटाया हुआ है बेड पे, हालांकि वो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे थी, उनको जब वो छोड़ के कन्विक्शन अनाउंस होने के बाद रज़ाकाराना तौर पे इस मुल्क में आए, जो सलूक उनके साथ अडयाला जेल में किया गया, मैं खुद उसका गवाह हूं, क्योंकि मैं उनको कानूनी मुशावरत के लिए उनकी लीगल टीम में था, तो हम जाते थे। मियां साहब और मरियम नवाज को एक जेल में रखा गया, लेकिन उन्हें हफ्ते में सिर्फ बाप बेटी को एक दफा मिलवाया जाता था, जो कि महरम है आपस में कि जी नहीं वो ज़नाना जेल में है। मियां साहब के सेल में वो आप कहते हैं वो जो सलूक उनके साथ किया गया उसके बायस ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सामने आई कि जान को खतरा है या हो सकता है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आकर फरूख हबीब साहब का इस पर मौक़िफ़ जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते, ये बहस तो ऑब्वियसली चलती ही रहेगी, जैसे खुद PMLN के लोग बता भी रहे हैं, और लीगली भी उनका ये जो पूरा प्रोसेस है अपील का ये काफ़ी लंबा है। लेकिन साथ ही साथ उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी में 2 नैरेटिव्स हैं, इस पर भी किसी को कोई अब शक नहीं रहा। खुद PMLN के बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं वो प्रोग्राम्स में आकर ये बात करते हैं, TV पे आकर ये बात करते हैं कि बिल्कुल कन्फ्यूजन है, वर्कर को समझ नहीं आ रही कि किसके बयानिए के साथ जाना है। अब वो दोनों बयानिए क्या हैं, पहले तो ज़रा मैं चाहती हूँ मरियम साहबा का जो सॉर्ट है इस हवाले से वो सुना दें, फिर शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। तो ये मरियम साहिबा का नैरेटिव है कि अपना हक जो है वो लड़के और छीन के लेना पड़ता है, पावर टॉक्स टू पावर, और मुज़ाहमत की वो बात करती हैं। लेकिन साथ ही साथ PMLN के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो क्या कहते हैं वो भी सुनाइए। ये जो बात आप कर रहे हैं मुफाहमत की और मज़ाहमत की, मेरी राय जो है, एक सोच है, गलती हम सबसे हुई। जहाँ पर सियासतदानों से भी देखें ना, हमने एक दूसरे की टांगें खींची हैं इन 72 सालों में, हम आलाकार बने हैं, उसमें हम सब शामिल हैं। इस हमाम में हम सब नंगे हैं। जो कुछ माजी में हुआ उससे सबक सीखते हुए हम आगे बढ़े। जो 72 साल की जो तारीख है उसमें गुम हो जाएं और कहें नहीं वी हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड। 2 ही रास्ते हैं ना, कि जो हुआ वो हुआ, उसका हम इदराक करें, उससे सबक हासिल करें, अपनी ज़ाती जो अना है चाहे कोई हो उसको मिटाएं।
शहबाज शरीफ साहब मुसलसल मुफाहमत की बात कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब साहब, मैं तारड़ साहब से तो उनकी पार्टी के हवाले से जानूंगी, उनकी पार्टी में तो चले कन्फ्यूजन है, लेकिन अपोजिशन लीडर भी हैं शहबाज शरीफ साहब, सदर भी हैं पार्टी के, पार्लिमान में भी हैं। आप लोग बार बार कहते हैं कि पार्लिमान से बाहर वालों से तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन पार्लिमान के अंदर जो मौजूद हैं लोग, उनसे बात हो सकती है। तो वो मुफाहमत की ऑफर कर रहे हैं, आप लोग उनसे बात करेंगे? देखिए, हमें तो बात करने पे किसी किस्म का कोई एतराज ही नहीं है। हम तो पहले इनको कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह चुके हैं कि हर कौमी मसले पे बात हो सकती है मासिवाए NRO के। NRO का मतलब ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी के केसेस हैं उन केसेस को बंद कर दिया जाए और इनको जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाए, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो सकती। जहाँ तक रही बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, जहाँ तक रही बात अदालती निज़ाम के कवानीन को बेहतर करने के हवाले से, वो सबका पार्लियामेंट्री रोल है। पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट में जो मुंतखब होकर आए हैं वो क्या बाइकआउट करने के लिए तो नहीं आए, वो तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कानून साजी के लिए आए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वहाँ पर आएँ और वहाँ पर अपना किरदार अदा करें। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिस पे हमेशा बहुत सालों से इशू रहा है, जो बना रहा है कि हर इंतखाबात में आप कहते हैं धांधली हो गई है, तो EVM वाली उसको तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। देखें, ये इशू ये है कि EVM को तो अभी इन्होंने देखा ही नहीं ना, देखे बगैर ही रिजेक्ट कर रहे हैं। जब ये इस किस्म की बातें करते हैं तो फिर उससे इनके बारे में एक राय कायम हो जाती है कि ये शायद जो है वो ठप्पा माफिया इनको सपोर्ट है। अच्छा। या इनको जो बैलेट पेपर स्टफिंग है वो इनको सूट करती है, या जो मैनुअल जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है वो इनको सूट करती है। ये सवालात फिर इनके हवाले से खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। अब देखें, दुनिया ट्रांसफॉर्म कर रही है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया है, पूरी 20 ममालिक के अंदर EVM है। दुनिया के 120 ममालिक के अंदर ओवरसीज को वोटिंग राइट है। यहाँ पर ओवरसीज को वोटिंग राइट क्यों नहीं हम दे सकते? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपने उनको जो है वो वोटिंग राइट देना है, उसके लिए निजाम वज़ा करना है। तजवीज़ आई थी ना कि मुख्तस कर दें हम नशिस्तें 4-5 उनके लिए। फिर गैर आईनी बात है ना। अच्छा। आइन आपका क्या कहता है कि जिसके पास आपका NIC है, जिसके पास आपका नाइकॉप है, वो जहाँ का रहने वाला है उसका वोट तो वहाँ पे दर्ज है, वो अपना वोट वहाँ पे कास्ट करेगा। आप ये महदूद कैसे कर सकते हैं कि जी 2 हलकों में आप पूरे ओवरसीज आके वोट डाल दें? ये ओवरसीज को राइट देना नहीं। वो कहते हैं उनको पार्लियामान में लेकर आए, पार्लियामान में उनकी नशिस्तें असेंबली में और सेनेट में, वो एक अलहदा चीज है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम तो उनको पूरा वोटिंग राइट फराहम कर रहे हैं, ठीक है, कि वो भी वोट कास्ट कर सकें। चलें इस पे बात करती हूं। वो जहाज भर भर के बाहर जाते हैं। अपनी जमात में जो कंफ्यूजन है, 2 नैरेटिव्स हैं, इसका क्या करेंगे? फिर ऊपर से हुकूमत कहती है कि जी नवाज शरीफ साहब नहीं थे, इनका अपना फैसला था, चले गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी आज हमारी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में भी हमारी हुकूमत है। फिर जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके दोनों के ख्यालात और उन दोनों के बयानियां आपके सामने, वर्कर आपका, वोटर आपका, सभी कंफ्यूज हैं। देखिए सादिया, सियासत में अगर एक यक जुबान बात हो तो मेरा ख्याल है सियासत का हुस्न जो है ना वो खत्म हो जाता है। पार्टी के अंदर भी रहते हुए अपनी राय रखना जो है वो आपका जमहूरी हक है। हाँ, पार्टी ने कौन सा बयानिया जो है उसको कैरी करना है और किस बात को उसने वजन देना है, वो पार्टी की क़यादत और पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो तय करते हैं। और मेरे ख्याल में इस बात में किसी को कोई शक शुबा नहीं है, और इसका इजहार सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज साहब भी बारहा कर चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो करती है जो उसकी आला क़यादत तय करती है, और उसमें एक कुलीदी किरदार है मियां नवाज शरीफ साहब का। पाकिस्तान मुस्लिम अब वो उसमें में क्या जो शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं उसमें फिर सदर वो हैं, नायब सदर जो हैं वो मुज़ाहमत की बात करती हैं। अब मैं ज़रा कोट करना चाहूँगी क्योंकि मेरे प्रोग्राम में 1-2 दफ़ा ये कैसर अहमद शेख साहब आपके MNA हैं, उन्होंने एक बयान दिया और ये कहा कि हमारी पार्टी के 80% लोग जो हैं पार्लियामान में मौजूद जो लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेटर्स, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। सो वही बयानिया है, मुफाहमत का बयानिया इस वक्त PMLN का। देखिए सादिया, वो सारे शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये बातें पिछले 20 साल से हो रही हैं, 5-1 साल से तो मैं भी बहुत करीब से चीज़ों को देख रहा हूँ, और ना सिर्फ कानूनी हवाले से मुशावरत, कुछ दूसरे मामलात में भी अब बैठना होता है मुझे। ये तो मेरे ख्याल में किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि इख्तलाफ हो जाए मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ में। अब दूसरी बात जहां तक रही, आप EVM पे बात कर रही थी, ये मैटर अभी पार्लिमानी कमेटी के पास है, जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट में, उसके पास। आपको याद होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी को एक तरह से
रश में क्रश करके भेज दिया गया कौमी असम्बली से इसको पास करके, और अब वहां पे मौजूद है, जिसमें हुकूमती और अपोजिशन अरकान बैठे हुए हैं। उसमें पिछली दफा जब ईवीएम्स पे बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत होती रही, 119 मीटिंग्स हुई, 2 डिफरेंट कंसल्टेंट्स की आराह आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे पायलट प्रोजेक्ट्स करेंगे ज़िमनी इंतखाबात में। हुकूमत को आए हुए 3 साल हो गए हैं, किसी एक ज़िमनी इंतखाब में मासवाए 2018 अक्टूबर के, जहां पे सिर्फ 100 मशीनें इस्तेमाल की गई एक हल्के में, और वो भी मखसूस वोटों के लिए, जिनकी टोटल तादाद 1800 कुछ थी, ये तजर्बा नहीं किया गया। मेरे भाई ने कहा कि ये जो पर्सनल इसमें इंटरफेरेंस होगी, मैनुअल वोटिंग में अमल दखल होता है। मैं लाहौर हाई कोर्ट की आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू कर रखी है। हर साल प्रॉब्लम्स आती हैं, और अभी भी जो हमारे बहुत सारे सीनियर लॉयर्स हैं और कई दोस्त जो बाहर से आते हैं, वो जो वॉलंटियर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं कि बेटा आके ईवी मशीन्स में इश्यूज नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कहना भी गलत है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बायोमेट्रिक होगा इनके पास, बायोमेट्रिक ईवीएम नहीं। ओके चलें, आई हैव टू वाइंड अप। इस डिस्कशन को हम किसी और प्रोग्राम के लिए उठा रखते हैं। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब आपका और सेनेटर आज़म नज़ीर तारिर साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।